बाबा साहब ने एक बात भी छोड़ी नहीं हमारे लिए, सब बोला है, सबके उपाय दिए हैं, संगठन का भी उपाय दिया। तो ये सब की सब बातें हमको बाबा साहब को, समग्र बाबा साहब को समझ लेना चाहिए। मन में क्या चल रहा है देश में, हमारे पर अन्याय क्यों हो रहा, हम शोषित क्यों हैं, हम गरीब क्यों हैं, हम पिछड़े क्यों हैं, ये सवाल तुम्हारे मन में। तो हमें जो बहुजन समाज के लोग हैं, जाति कौन सी हो, धर्म कौन सा हो, लेकिन हम इकट्ठे बहुजन लोग हैं, क्योंकि ये भारत बहुजनों का भारत है और ये बहुजनों का भारत बहुजनों के हाथ में आना चाहिए, ऐसे बाबा साहब की मनीषा थी। इसलिए उन्होंने बहुत सारा काम किया है कि जब हम लोग हमारी पूरी शक्ति राजकीय व्यक्ति के चरणों में अर्पण कर देंगे तो राजकीय व्यक्ति हुकुमशाह बन जाएगा। तो वही स्थिति आज देश में हमारी नजर आ रही है। साथियों जय भीम, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। देश में आज की जो स्थिति है, किसानों को लेकर कहो या फिर अन्य जो जरूरतमंद वाले मुद्दे हैं इनको लेकर कहो, देश में गरीबी कहो या फिर खास तौर पर जो दिल्ली में अभी किसान आंदोलन चल रहा है इसको लेकर कहो, बहुत सारे सवाल देश के किसानों को लेकर उठ रहे हैं और अपनी वाजिब मांगों को लेकर वो अनशन भी कर रहे हैं। आज ऐसे ही हमारे साथ मैं यहाँ मुर्तिजापुर विधानसभा जो कि अकोला यानी महाराष्ट्र में आती है, यहाँ पर बौद्ध सेवा संघ की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और जिसमें यहाँ ज्येष्ठ विचारवंत प्राध्यापक डॉक्टर एम.आर. इंगळे सर इनको बुलाया गया है और इनका जो विषय है इस कार्यक्रम में वो अम्बेडकरी जो आंदोलन है इसकी जो दशा है और इसकी जो दिशा है ये विषय इनको दिया गया है। लेकिन मुझे पता चला है कि इन्होंने जो पीएचडी की है वो किसानों की जो समस्याएं हैं, किसानों की जो दशा है इस पर इन्होंने पीएचडी की है। तो मुझे लगा क्यों ना इनका इसी मद्देनज़र इनसे सवाल किए जाए और जानने की कोशिश की जाए, क्योंकि पीएचडी सर ने की हुई है। तो सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे प्रबुद्ध भारत टीवी में। धन्यवाद। मैं प्रबुद्ध भारत टीवी का आभारी हूँ। आपने इस मौके पर बौद्ध सेवा संघ के 37वें वर्धापन दिन की वजह से यहाँ जो धम्म मेड़ावा आयोजित किया है उसमें सम्मिलित होने के लिए मैं यहाँ पधारा हूँ। और यहाँ प्रबुद्ध भारत टीवी के जो प्रतिनिधि है सागर ननीर, इन्होंने बहुत अच्छा ये मौका है। इस मौके पर मैं उनके कुछ सवालात का जवाब तो दूंगा ही, लेकिन आज इस देश की जो स्थिति है, राजकीय हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, ये सब सांस्कृतिक हो, ये सब स्थिति अगर देखी जाए सही मायने में तो बड़ा डर सा लगता है। पूरे देश में डर का माहौल चल रहा है। हम खुशी से जी पा नहीं रहे। इसका क्या कारण है? इसका एक ही कारण है कि हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं, जो राजकारण करने वाले लोग हैं, वो प्रतिगामी शक्ति के विचारों के हैं और वो अपना मनुस्मृति इस देश में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसको कैसा दबाया जाए, इसके लिए बहुत सारे आंदोलन देश में शुरू है। इसलिए आंदोलन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था कि जब हम लोग हमारी पूरी शक्ति वो राजकीय व्यक्ति के चरणों में अर्पण कर देंगे तो राजकीय व्यक्ति हुकुमशाह बन जाएगा। तो वही स्थिति आज देश में हमारे नज़र आ रही है। और इसलिए ये देश लोकशाही जो देश है, ये लोकशाही का हम अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। लेकिन इस अमृत महोत्सव के मौके के साथ ही हमको ऐसा लगता है कि भी लोकशाही इस देश से हटाने की कोशिश भरकस प्रयत्न हो रहे हैं। और उसको अगर आपको थामना है तो हमें जो बहुजन समाज के लोग हैं, जाति कौन सी हो, धर्म कौन सा हो, लेकिन हम इकट्ठे बहुजन लोग हैं, क्योंकि ये भारत बहुजनों का भारत है और ये बहुजनों का भारत बहुजनों के हाथ में आना चाहिए, ऐसी बाबा साहब की मनीषा थी। इसलिए उन्होंने बहुत सारा काम किया है। लेकिन आज भी बहुजनों के हाथ में सत्ता नहीं है। इसमें बहुजनों का ही वैचारिक जो प्रबोधन होना था वो हुआ नहीं, इसलिए आज ये स्थिति है। इसलिए मैं प्रबुद्ध भारत टीवी को यहाँ धन्यवाद देता हूँ कि आप इस मौके पर कुछ सवालात करेंगे, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। सर अब
क्योंकि आपने पीएचडी किसानों के संबंध में ही की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सवाल वही पहला होना चाहिए। देश में अभी किसान आंदोलन चल रहा है, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। क्या इसके कारण है, ये आंदोलन क्यों करने पड़ रहे हैं, और इसका जो सही मतलब क्या कहेंगे, इसका जो इसको अगर बंद करना है या फिर इसको मतलब इस पर सभी जो सवाल उठ रहे हैं किसानों को लेकर, इनको अगर इनकी मांगों को पूरा करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यानी ये आंदोलन ना करना पड़े, इसके लिए आपको क्या लगता है, इनकी समस्याओं को मतलब कैसे सुलझाया जाए, ये मेरा मुख्य सवाल है। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखो, ये भारत कृषि प्रधान देश है, था और है भी, क्योंकि आज भी अगर देखा जाए तो कम से कम 60 से 65% लोग खेती पर निर्भर हैं, क्योंकि ये देश गांव में बसा है और गांव के लोगों का मुख्य जो व्यवसाय है, धंधा है, वो खेती है, और इसलिए खेती बहुत मायने रखती है। लेकिन आज जो खेती करने वाला शेतकरी है, जो किसान है, उसकी परिस्थिति, उसके हालात बहुत ही नाजुक हो गए हैं। इसका कारण क्या है कि हम देखते हैं कि एखादा उत्पादक अपना उत्पादन करता है तो अपना उत्पादन मूल्य जो है वो पूरा इकट्ठा करता है और उस पर अपना प्रॉफिट डाल के वो मार्केट प्राइस बनाता है, और उसका जो माल है वो भाव से बिका जाता है। लेकिन हमारे शेतकरी बांधव का वैसा नहीं है। शेतकरी जो अनाज पिकाता है, फसल लेता है, उसका फसल का भाव मार्केट में ठहरा जाता है। और आज भी कृषि उत्पन्न बाजार समितियां हैं, बहुत सारे सरकार के संगठन हैं, लेकिन वो बहुत कमजोर हैं। आज भी भांडवल शाह के हाथ में बहुत सारी इकोनॉमिकल पावर है, इसीलिए वो भांडवल शाह लोग जो है वो जब खेती का माल आता है तब भाव गिरा देते हैं, और जो किसान रहता है उसको नाइलाज से अपने कम भाव में अनाज या कुछ जो पैदाइश है वो बेचनी पड़ती है। इसकी वजह से उसको जो है, उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो आर्थिक स्थिति सुधार नहीं रही, वो वहीं के वहीं इतने सालों से घूम रहा है। लेकिन आप आज देखेंगे अपन कि एक आधा टाटा है, बिरला है या अदानी अंबानी है, ये देखो कि कल क्या थे और आज क्या है। उनकी करोड़ों में स्टेट बढ़ रही है, उनका करोड़ों में उत्पन्न बढ़ रहा है, लेकिन खेती जो करने वाला किसान है उसकी कमाई, उसका इनकम नहीं बढ़ रहा है। क्यों? इतनी उपज हो रही है, इतना अनाज पिका रहा है हमारा शेतकरी कि ये अनाज हमको निर्यात करना पड़ता है, लेकिन वो अभी भी फिलहाल बेकार यानी दारिद्र्य में, गरीबी में क्यों जीता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसका सवाल ये, इसका कारण मेरे हिसाब से एक ही है कि खेती का जो अनाज बिकता है, खेती में जो उपज आती है, उसको जो मूल्य मिलता है, जो कीमत मिलती है, वो किसान के हिसाब से बराबर नहीं मिलती। और इसीलिए खेती, हमारे जो शेतकरी आंदोलन है, उनकी डिमांड एक ही है कि हमारे जो खेती के उपज है उसको हमारे उत्पादन के आधार पर मूल्य उसका निर्धारित होना चाहिए। सरकार तुम्हारे भाव निर्धारित करती है, लेकिन आज मजूरी बढ़ गई है, रासायनिक बढ़ गया है, खेत यानी जो खेती को लगता है वो सबके भाव बढ़ गए हैं। तो खेती का जो उत्पादन करना है तो उसकी कीमतें ऑटोमेटिक बढ़ जाती हैं। तो ये बढ़ी हुई कीमतों पर उसका मूल्य ठहराना चाहिए और उसको कीमत मिलनी चाहिए, लेकिन वो मिलती नहीं। हजारों सालों से ऐसा ही हो रहा है, आज भी वही हो रहा है। खेती वाला जो किसान है वो अपनी कमाई करता है, अपना कष्ट करता है, लेकिन उसको उसके कष्ट का मूल्य नहीं मिलता, इसलिए वो दारिद्र्य में जीता है, और इसलिए किसान आंदोलन पे उतरा है। और एक बात और मैं बताऊं कि अभी अभी केंद्र सरकार ने 3 कायदे पारित किए हैं। वो 3 कायदे किसानों को पूरा का पूरा नष्ट करने के कायदे हैं। पूरा का पूरा जो खेती का उपज है, खेती का जो उत्पादन है, वो भांडवल शाह के घसे में डालने का वो प्लान है। इसलिए भांडवल शाही बढ़ाने वाला ये जो कानून है, इसको विरोध शेतकरी कर रहे हैं। शेतकरी का जो किसान है वो किसानों को अपने उपज का मूल्य मिलता नहीं, इसलिए वो बहुत दरिद्र है। और वो अगर आंदोलन करने जाता है तो उसके आंदोलन में आप सभी देशवासियों देख रहे हैं कि कितने अवरोध निर्माण किए जाते हैं। क्यों? ये मेरा सवाल है। वो तो अपनी न्याय मांगनी करने के लिए आंदोलन कराना, और ये हमारे संविधान ने हमको अधिकार दिया है।
इकट्ठा होने का, संगठन करने का और हमारी जो मांगे हैं वो मांगे गवर्नमेंट से कहने का, ये हमको अधिकार मिला है। लेकिन ये अधिकार का भी हनन हो रहा है, ये बहुत बड़ी शर्म की बात है इस देश के लिए, ऐसा मैं मानता हूँ। सर अभी आपने बहुत सारे कारण भी गिनाए और मतलब ये सभी जो समस्याएं हैं इन समस्याओं पर अगर निजात पाना है तो क्या रामबाण इलाज हो सकता है इस पर? मेरे ख्याल से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भी यही बोला था कि खेती का पूरा राष्ट्रीयकरण होना चाहिए या खेती सहकारी तत्व पर होनी चाहिए। कोई भी मालक नहीं रहेगा, कोई भी मजदूर नहीं रहेगा, पूरी खेती जो है वो सरकार ने अपने ताबे में लेना चाहिए, उन्हें राष्ट्रीयकरण में, और वो उनको करने के लिए देना चाहिए और उसका जो आएगा वो बांट लेना चाहिए सभी ने। ऐसा बाबा साहब ने बोला था, तभी खेती किसान दोनों भी सुधर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसीलिए एक तो भाव नहीं मिलता, दूसरे कि अभी देखो किसान के पास 50 एकड़ जमीन थी, लेकिन उसके परिवार बढ़ते 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 2 एकड़, किसी के पास 5 एकड़, तो ये जो थोड़े थोड़े खंड में खेती है वो खेती करना नहीं पुरता, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए बाबा साहब ने वो जमीन जोड़ो, एक संग करो, इसलिए सरकारी सहकारी खेती या राष्ट्रीयकरण बाबा साहब ने बोला था कि जब बड़ी पैमाने पर खेती रहेंगी तो उसका उत्पादन जो खर्च है वो कम आएगा और अपने को ज्यादा भाव मिलेगा। वो भी नहीं है, ये भी प्रॉब्लम है। तो सर ये बताइए कि ये जो आपने कहा कि खेती का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, ये राष्ट्रीयकरण कौन करेगा और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो तो गवर्नमेंट ही कर सकती है, जो केंद्र में सरकार बैठी है वही कर सकती है। और ये मैंने नहीं कहा, ये बाबा साहब ने कहा था कि खेती का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, बीमा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, औद्योगिक का जो मूलभूत उद्योग है उसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। ये बाबा साहब ने क्यों बोला था? क्योंकि जब राष्ट्रीयकरण हो जाएगा तो ये जो संपत्ति है, ये जो जमीन है, ये उद्योग है, ये सब जो है ये लोगों की पब्लिक प्रॉपर्टी रहेंगी और पब्लिक प्रॉपर्टी लोगों के लिए रहती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी लोगों के लिए नहीं रहती। ये बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, तो अभी आज का जो ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में आपको बुलाया गया है। हाँ, आपका जो सब्जेक्ट है वो अम्बेडकरी चळवळ, यानी मराठी में देश की दिशा और क्या दशा है, मतलब बाबा साहब का जो आंदोलन है इसकी क्या दिशा है और इसकी क्या दशा है, इस पर आपका मतलब स्पीच होने वाला है। हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि बाबा साहब का जो सपना था इस देश को बौद्धमय भारत बनाना का हो या फिर इस देश की सत्ता को हाथ में लेना का हो, उस सपने को साकार करने में हम लोग क्यों पीछे दिख रहे हैं, खासतौर पर महाराष्ट्र के लोग? मतलब क्या समस्याएं हैं इन लोगों की, क्यों नहीं समझ पा रहे इन बात को? देखो, बहुत जटिल सवाल है और सवाल जटिल है, उसका उत्तर भी जटिल है। एक ही बात है, बाबा साहब ने जो संदेश दिया था हमको 1924 में, तो बाबा साहब ने हमको बोला था एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, लेकिन हमने मराठी में उसका उल्टा अर्थ दिया है और अभी भी आज भी 90% लोग वही यूज करते हैं। क्या करते हैं? शिका, संगठित व संघर्ष करा, मराठी में यानी पढ़ो, सीखो और संगठित हो जाओ और बाद में संघर्ष करो। लेकिन बाबा साहब ने ऐसा नहीं बोला था। बाबा साहब ने बोला था आप एजुकेट बन जाओ। एजुकेट मीन्स डिग्रियां मत, ये डिग्रियां लेना नहीं है एजुकेशन। एजुकेशन मीन्स विजडम, समझ, अच्छे बुरे की समझ, सही और झूठ की समझ, कौन अच्छा है कौन बुरा है इसकी समझ। ये समझ जब आदमी में आती है तब वो आदमी एजुकेट बनता है बाबा साहब के हिसाब से। अपन क्या समझ रहे कि हम पढ़ रहे तो हम एजुकेट बन रहे, ये एजुकेशन तुम्हारा ये इधर का हो गया डिग्री लेने का। वो बाबा साहब को अभिप्रेत नहीं था। बाबा साहब को, और बाबा साहब ने जो एजुकेशन की डेफिनेशन की है वो ऐसी की है, मराठी में बोलता हूँ मैं, कि जानेऊ देते थे शिक्षण, यानी जो हमको जानेऊ देता है वो शिक्षण है। यानी सच और झूठ के पीछे, यानी जो हम इसमें बोलते हैं शहानपन उसको बोलते हैं, विजडम उसको बोलते हैं। विजडम अगर तुम में है तो तुम एजुकेटेड हो, तुम्हारी डिग्री कोई मायने नहीं रखती। इसलिए वो एजुकेट, और एजुकेशन अगर तुम एजुकेट हो गए तो तुम्हारे मन में
क्या चल रहा देश में, हमारे पर अन्याय क्यों हो रहा, हम शोषित क्यों हैं, हम गरीब क्यों हैं, हम पिछड़े क्यों हैं, ये सवाल तुम्हारे मन में उत्पन्न हो जाएंगे। और ये सवाल उत्पन्न हो जाएंगे तो तुम उसके लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए वो तुम्हारे मन में संघर्ष निर्माण होता है, तुम्हारे मन में सवाल पैदा होते हैं, और सवाल पैदा होने पर तुम संघर्ष के लिए तैयार होते हैं। और तुमको अगर संघर्ष यशस्वी करना है तो तुमको संगठित बनना पड़ेगा। तो ये बाबा साहब ने हमको क्रम दिया था, लेकिन इसका हमने उल्टा किया। हम एजुकेशन को मान के हम बहुत पढ़े लिखे हैं, इसलिए हम बाबा साहब के संकल्पना से हम पढ़े लिखे लोग हो गए, वैसा नहीं है। और संगठित, पहले संघर्ष के पहले हम संगठित होने लगे, और संगठित होने लगे, लेकिन संगठन फिर तू अध्यक्ष की मैं अध्यक्ष, तू सचिव की मैं सचिव, अहम भाव, हेवे दावे, ये सब बातें आ गई और संगठन टूटते गए, नए संगठन बनते गए। और ऐसे संगठना हजार झाले, अरे बहुत सारे संगठनाएं होगी, लेकिन संघर्ष जो है वो संघर्ष जगह पर ही है। संघर्ष किसके लिए, काय के लिए और कैसा करना चाहिए, ये बाबा साहब ने हमको 25 जो उनका भाषण है, संविधान सभा का आखिरी जो भाषण है बाबा साहब का, 25 नवंबर 1949 का, उस भाषण में बाबा साहब ने वो संविधान सभा में बोला है, लेकिन वो सब समाज के लिए कि हम अभी हमारे आर्थिक और बाकी के समस्याएं सुलझाने के लिए जो आंदोलन करेंगे वो संवैधानिक ढंग से ही होना चाहिए। यानी बाबा साहब का कहना था कि तुम जो आंदोलन करेंगे उसको संविधान का ही आधार होना चाहिए, लेकिन इसीलिए अपने को संविधान की जानकारी होना जरूरी है। लेकिन आज दुख के साथ आज थोड़ा संविधान प्रति जागृति हो गई है, लेकिन मैं मानता हूं कि वो जो ढंग से होना चाहिए वो नहीं हो रही। खाली ये संविधान हट रहा है, ये संविधान हमारा है, इतना ही हो रहा है, लेकिन संविधान में क्या है, कौन से प्रोविजन है, वो कौन से हमारे काम के है, ये अभी भी लोगों को मालूम नहीं है। इसलिए संविधान जब तक सब ये बहुजन समाज समझ नहीं लेता और जान नहीं लेता, तब तक हमारा जो संघर्ष है वो संघर्ष सही मायने में सही दिशा में नहीं चल सकता। सर ये बताइए, अब तो आपने इसकी दशा तो बता दी, हाँ, लेकिन किस दिशा में हमारा आंदोलन जा रहा है, तो परफेक्ट दिशा में कब जाएगा, और इसमें जाने के लिए आपको क्या लगता है वर्तमान समय में मतलब कौन सी ऐसी मतलब राजनीतिक कहो या फिर सामाजिक कहो शक्ति ऐसी है जो सही मायने में बाबा साहब के आंदोलन को, बाबा साहब के सपनों को मंजिल मकसूद तक पहुंचाने के लिए काम कर रही है? देखो, बाबा साहब का संघर्ष समझ लेने के लिए पहली अगर बात कौन सी है, तो मैंने पहले ही बोला कि आदमी एजुकेटेड होना चाहिए। बाबा साहब को पूरी तरह से उनके एजुकेशन, पॉलिटिक्स, समाज, धर्म, सांस्कृतिक सब बातें जो बाबा साहब ने बोली है, बाबा साहब ने एक बात भी छोड़ी नहीं तुम्हारे लिए, सब बोला है, सबके उपाय दिए हैं, संगठन का भी उपाय दिया है। तो ये सब की सब बातें हमको बाबा साहब को, समग्र बाबा साहब को समझ लेना चाहिए। और बाबा साहब अंबेडकर के आंदोलन की दिशा क्या थी और वो अपने आंदोलन में यशस्वी क्यों हुए, इसका अगर हमने सही मायने में अभ्यास किया तो हमको ये सभी जो प्रश्न हमारे सामने उपस्थित है उसका आंसर मिल सकता है। इसलिए बाबा साहब को हमको फिर से पढ़ना पड़ेगा, समझ लेना पड़ेगा कि बाबा साहब ने 1919 से लेकर 1956 तक जो उनका संघर्ष किया, वो संघर्ष के टप्पे हैं कि 1919 से लेकर, यानी 1919 में इसलिए बोल के साउथ ब्यूरो कमीशन को उन्होंने निवेदन दिया था, इसलिए वहां से उनका संघर्ष शुरू हो गया। तो 1927 में उन्होंने महाल का सत्याग्रह किया, वो बाद में है, लेकिन ऐसे धीरे धीरे बाबा साहब अपना संघर्ष कर। लेकिन बाबा साहब के संघर्ष में कायदा अभ्यास इतना था कि उनके पॉइंट, उनके द्वारा कही गई बात कोई भी टाल नहीं सकता था। इतनी उनके लेखने में, उनके वाणी में दम थी, वो दम आज के नेतृत्व में हमको नहीं दिखता। इसीलिए हमारा नेतृत्व सक्षम होना चाहिए। सक्षम बोले तो वो एजुकेट होना चाहिए, वो समग्र, यानी उसको सामाजिक स्थिति का पूरा अध्ययन होना चाहिए, और वो अध्ययन के हिसाब से कौन कौन सी समस्याएं हमारे भविष्य के लिए खतरा है ये जान के उस तरह से उसने आंदोलन खड़ा करना चाहिए। और दूसरी बात, उसमें अहंभाव नहीं होना, उसमें अपना बड़प्पन नहीं होना, वो किसी के बहकावे में नहीं आना, इतना कट्टर और इतना निष्ठावान होना, ये सब
आवश्यक है अच्छे संगठन के लिए। हमारे संगठन में आज निष्ठा का अभाव है। लोग आज इधर है तो कल उधर काम कर रहे हैं, ये छोड़ के उधर जा रहे हैं। ऐसा जो हो रहा है ये निष्ठा नहीं है। ये निष्ठा क्यों नहीं? क्योंकि हमारे में स्वार्थ पैदा हो गया है। हम समाज का नहीं सोचते, हम अपने खुद का सोचते हैं। इसलिए आज बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने खड़ी हैं। अगर ये समस्याएं हमको सुलझानी है तो हम सभी को एक साथ एक विचार से और एक ही दिशा से आंदोलन के लिए खड़ा रहना पड़ेगा, फिर उसमें कोई भी मतभेद ना हो। ये मतभेद तो ज़्यादातर महाराष्ट्र में और अलग अलग राज्यों में दिखाई देते हैं। महाराष्ट्र में ज़्यादा तौर पर दिखाई देता है। इन मतभेदों को कहो या फिर बाबा साहब के जितने भी मानने वाले लोग हैं, ये जितना मैंने बहुजन आंदोलन को समझा है, खासतौर पर महाराष्ट्र में लोग भावनिकता के आधार पर आंदोलन को चलाते हैं। तो ये भावनिकता जो है, ये जो मतलब चिपकी हुई है लोगों के दिमाग में, तो इस भावनिकता को दूर करने के लिए आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं 1995 को बेंगलोर गया था। वहाँ कास्ट एंड रेस पर राष्ट्रीय लेवल पर चर्चा सत्र आयोजित किया। तब दिल्ली यूनिवर्सिटी में गोपाल गुरु करके अपने ही प्रोफेसर हैं, वो भी थे। और हमारे मित्र देव आठवले साहब है, वो भी बहुत स्टडीड आदमी है, वो भी थे। तो वहाँ एक पत्रकार ने मुलाकात लेते हुए पूछा कि भाई महाराष्ट्र और इतर जो प्रदेश है, इतर जो राज्य है, उसमें फर्क ये है कि महाराष्ट्र के लोग बाबा साहब को प्रतिमा से या पुतलों से जानते हैं, यानी नाम से जानते हैं। लेकिन अदर स्टेट के लोग बाबा साहब को विचारों से पहचानते हैं। इसीलिए महाराष्ट्र के लोग ज़्यादा भावनिक है, क्योंकि कहीं हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले की विटंबना हो गई, हम सब इकट्ठा होते हैं और विरोध करते हैं। लेकिन बाबा साहब के पुतले की विटंबना ये तो अनैतिक कृत्य है ही, लेकिन उसको एकदम से ये करके अपन ताकत लगा के अपना असंवैधानिक काम करने के लिए अपन जो तैयार होते हैं, वो ना होना चाहिए। जाओ, उनको दिखाओ, यहाँ ठीक है तुम आए ना, जाओ बाबा साहब को वहाँ पुतले को धो डालो, पूजा करो, वहाँ त्रिशरण पंचायत लो, हो गया ओके। कोई प्रतिक्रिया मत दो, देखो ऑटोमेटिक तुम्हारी विटंबना बंद हो जाएगी। क्योंकि लोग अरे ये तो कुछ नहीं होता, ये लोग तो कुछ चिढ़ते नहीं, ये लोग तो कुछ आंदोलन नहीं करते। ये जब लोगों में समझ पैदा होगा तब कोई विटंबना नहीं करेगा। विटंबना क्यों करते हैं लोग? मालूम है, बाबा साहब के पुतले की विटंबना के लिए समाज इकट्ठा होता है, बस शिवाजी के पुतले को किया तो मराठा इकट्ठा होता है। ये जो भावनिकता है ना, ये भावनिक आदमी होना जरूरी है, लेकिन भावने को विचारों का आधार होना चाहिए। और हमारे पास भावना ज़्यादा है, विचार कम है बाबा साहब। इसीलिए महाराष्ट्र में आपको ये ज़्यादा लगता है। सर अभी मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, क्योंकि मतलब सामाजिक प्रोग्राम है, धार्मिक प्रोग्राम है, लेकिन आपकी बातें मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। हाँ। तो एक सवाल मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ कि महाराष्ट्र में मतलब आपको क्या लगता है, पूरे देश में ही कहो, हाँ। कि बाबा साहब के राजकीय जो आंदोलन को, मतलब जो दिशा है, राजकीय आंदोलन को कौन सक्सेस कर सकता है? जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, इनमें से क्रमवार अगर आपको मतलब अच्छा लगे, कोई आपके लिस्ट में होगा, तो कौन लगता है आपको? सीक्वेंस अनुसार आप मतलब। पहली बात तो मैं बोलता हूँ आपको, मैं गलत हूँ या सही हूँ मैं मालूम नहीं, लेकिन बाबा साहब का राजकीय आंदोलन कोई भी नहीं चला रहा। ये आंदोलन जो है ये नेता के आंदोलन है, बाबा साहब का राजकीय आंदोलन नहीं है। और बाबा साहब का अगर राजकीय आंदोलन तुम लेकर चलते हो तो यश है, अपयश नहीं। लेकिन बाबा साहब का राजनीतिक आंदोलन काय के लिए था? समाज के लिए था, लोगों के समस्या सुलझाने के लिए था। सत्ता के लिए राजकारण नहीं था बाबा साहब का। खाली सत्ता से तुम्हारी परिस्थिति नहीं सुधरती। बाबा साहब ने बोला है कि अगर सत्ता मिल गई तो सब समस्या छूटती नहीं, सब समस्या तुम्हारे इसमें जो है ना, सत्ता जो तुम्हारे पास मिले, वो सत्ता का उपयोग तुम काय के लिए कर रहे, किस चीज के लिए कर रहे, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए टारगेट ओरिएंटेड जो है सत्ता, आजकल के जो पॉलिटिकल लीडर वो सत्ता हस्तगत करने के लिए
आंदोलन चला रहे हैं, अपना राजकीय आंदोलन। बाबा साहब के उद्देश्य का आंदोलन नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। तो बाबा साहब के मतलब राजकीय सत्ता लेने के पीछे का क्या मकसद है, ये आखिरी सवाल मेरा है। बिल्कुल, और बिल्कुल। मतलब कौन से वो 2 टारगेट है बाबा साहब के, वो राजनीतिक सत्ता के लिए मतलब उन्होंने वो आंदोलन कराया। देखो, बाबा साहब ने अपने भाषण में बोला था कि जाओ घर की दीवारों पर लिख दो कि हमें राज सत्ता बना दो, ताबे में लिए। क्यों बोला था बाबा साहब ने? क्योंकि बाबा साहब को मालूम था कि राजकीय पावर इज हाईएस्ट, वो सबसे बड़ी पावर है। आप देख रहे हैं अभी कि जिनके हाथ में राजकीय पावर है वो कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। उनको ना सुप्रीम कोर्ट का डर है, ना ये किसी का डर है, वो मनमानी करे। इतनी पावर है राजकीय सत्ता में, इसलिए बाबा साहब ने बोला था। लेकिन ये जो लोग कर रहे हैं, ये सत्ता अपने हस्तगत। बाबा साहब को ये सत्ता किसके, मैंने पहले ही बोला कि बाबा साहब को सत्ता किसके लिए, समाज का उत्थान होने के लिए। फिर एजुकेशन है, तुम्हारा आरोग्य है, तुम्हारा रोजगार है। ये जो मूलभूत समस्या है इस देश की, कि आज बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, ये जो, और बेरोजगारी तो बहुत सारी सीमाएं गाड़ी है। तो ये जो समस्या है, ये समस्या सुलझाने के लिए राजकीय शक्ति होना चाहिए। यानी ये समस्या अगर तुमने सुलझाई तो ऑटोमेटिक तुम्हारे समाज की आर्थिक शक्ति बढ़ जाएंगी और तुम्हारा समाज उन्नत हो जाएगा। सामाजिक उन्नति के लिए, समाज के उत्थापन के लिए सत्ता का उपयोग करने के लिए सत्ता होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। तो ये थे हमारे साथ मतलब प्राध्यापक डॉक्टर एम.आर. इंगले सर। इन्होंने बहुत ही बेबाकी से सवाल को जवाब दिए। किसानों के सवालों को लेकर कहो या बाबा साहब के आंदोलन की दशा और दिशा को लेकर कहो, बहुत सारे सवाल के एकदम सटीक जवाब इन्होंने दिए। लेकिन यही है कि बाबा साहब का जो राजनीतिक आंदोलन है ये किसके लिए था, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की दिशा में, और सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन इस देश में होना चाहिए। इसके लिए राजनीतिक परिवर्तन सबसे बेहद ज़रूरी है। और इसके साथ ही बाबा साहब के इस आंदोलन को, धार्मिक कहो या फिर राजकीय, इन आंदोलन को यशस्वी बनाने के लिए लोगों को सबसे ज़्यादा यानी मतलब शिक्षित होना है। डिग्री या कोई मार्कशीट या कोई मतलब पेपर हाथ में लेकर ऐसा शिक्षित होने का मकसद बाबा साहब का नहीं था। सच और झूठ के बीच के अंतर को समझना, और सच और झूठ के बीच के अंतर को समझकर झूठ के खिलाफ मतलब आवाज़ उठाना, ये बाबा साहब का भी कहना था। और इसीलिए बाबा साहब ने इस आंदोलन को चलाया, मानवतावादी आंदोलन को चलाया। फिलहाल इस देश में बाबा साहब के इस आंदोलन को चलाने वाले बहुत सारे लोग हैं। समझने की कोशिश करना बेहद ज़रूरी है और इस दिशा में काम करने की भी बहुत ज़रूरी है। तो आज हमारे साथ इस बौद्ध सेवा संघ के माध्यम से प्राध्यापक डॉक्टर एम.आर. इंगले सर, इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही। और भी कुछ जो न्यूज़ है राजकीय कहो या फिर सामाजिक, ये दिखाने की हम पूरी कोशिश करते रहेंगे। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। धन्यवाद।